नमस्कार श्रोताओं, मैं आरजे अक्षिता रेडियो 989.6 एफएम के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का ये जो विशेष वार्ता है ये है, हम साथ मिलकर मना रहे हैं उपभोक्ता दिवस। जी हाँ, विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ उपस्थित है कानूनी सलाहकार एडवोकेट सुनैना हापावत मैम, और इनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए श्रोताओं, बिना किसी देरी के इस कार्यक्रम की जो सही जानकारी आज मैम के द्वारा हमें मिलेगी, उसके लिए मैम मैं चाहूंगी कि मैम आप स्वयं अपना परिचय हमारे श्रोताओं तक पहुँचाइए। नमस्ते सभी श्रोताओं को। आज हम विश्व उपभोक्ता दिवस मना रहे हैं। मैं हूँ सुनैना हापावत। मैं उपभोक्ता आयोग प्रतापगढ़ के अंदर सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ और इस आयोग को DCDRC के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें और हमारे जो श्रोता हैं उन तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए दिया। और सबसे पहले जिस खास उपलक्ष्य के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं तक ये बात बताएं कि जो उपभोक्ता होता है उसका सही मतलब क्या होता है। एक उपभोक्ता जब किसी से कोई सामान खरीदता है तो वो किस स्थिति में अपने आप को जागरूक समझे, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उपभोक्ता कौन है? देखिए, बाज़ार में हम जाते हैं तो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, आप पैसा देते हैं, वस्तुएं लेते हैं। लेकिन उपभोक्ता की जब हम बात करते हैं तो पैसा देकर ही प्राप्त की गई वस्तु आपको उपभोक्ता बनाती है। यदि आप किसी चीज़ को फ्री में प्राप्त कर रहे हैं जी, तो उस स्थिति में आप उपभोक्ता नहीं बनते हैं। जी, उपभोक्ता का अर्थ होता है कि आपने कोई पैसा दिया, कोई वस्तु उसके एवज में आपने उसको प्राप्त किया। इसके अलावा भी अगर हम ये कहें कि डायरेक्ट वस्तुएं आपको नहीं मिल रही हैं, पैसा देने के बाद आपने सर्विसेज अवेल की, सेवाएं प्राप्त की, तो भी आप उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ता की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसके अंदर बहुत बड़ी कैटेगरी आती है। जैसे आज के समय में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी तरह की सेवाएं उपलब्ध हैं। जैसे आप हॉस्पिटल गए, आपने बीमा करवाया, आपने कोई मोटर वगैरह व्हीकल्स वगैरह लिए, तो हर जगह आपकी जो कैटेगरी है वो चेंज हो रही है, लेकिन आप उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। और वहीं पे अगर आपने फ्री कुछ प्राप्त किया है तो आप उपभोक्ता की श्रेणी में, कानूनी भाषा में नहीं आते हैं। जी बिल्कुल। और अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो श्रोता हैं उन तक ये बात पहुँचाएं या उन्हें ये समझाएं कि जो फ्री में अगर आप कुछ लेते हैं तो आप उपभोक्ता नहीं कहलाते, लेकिन अगर जो सेवाएं अगर आप किसी से लेते हैं वो सेवाएं किस रूप में हो सकती है, किस किस रूप की सेवाएं एक उपभोक्ता के हिसाब से उन्हें समझा जाएगा। सेवाओं में भी वही नियम लागू होता है जो वस्तुओं के संबंध में होता है कि अगर सेवा फ्री में ली है आपने जी, तो फिर आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि सेवा में त्रुटि थी, सेवा में कमी थी। वहीं अगर आपने पैसा दे के सेवा ली, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको समझाऊंगी कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई शादी या कोई कार्यक्रम है और आपने पैसा देकर एक केटरिंग वाले को बुक किया। वो आपको अच्छा खाना उपलब्ध कराएगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा उपलब्ध कराएगा, आपका उससे डिस्कशन होता है। तो ये भी एक सेवा की कैटेगरी है। आप हॉस्पिटल में गए, आपने पेमेंट किया, इलाज करवाया, तो वो भी एक सेवा की कैटेगरी है। तो इस तरीके से बहुत सारी सेवाएं आप ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो सकती हैं। सामान को ट्रांजिट में डालना, समय पर उस सामान का आपको मिलना, ये भी एक सेवा की कैटेगरी में आता है। तो आज के समय में हम ये देख रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें हैं, सोशल प्लेटफॉर्म है, तो डिलीवरी शुड बी इन टाइम, वस्तु आप तक समय पे पहुंचे, ये भी एक सेवा की कैटेगरी में आता है। आप बसेस वगैरह में ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट से आप यहाँ से वहाँ आते जाते हैं, तो पैसा दे के टिकट ले रहे हैं, तो वो भी एक सेवा की कैटेगरी में आ रही है। तो उपभोक्ता को जो चीज़ें मिलनी चाहिए, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने AC बस का टिकट लिया एंड कुछ दिक्कत है, AC नहीं चल रहा है, तो वो सेवा ही तो है। आप उपभोक्ता भी हैं और आपने एक अच्छी सुविधा के लिए आपने एक टिकट खरीदा, आपको यात्रा करनी थी। तो इसका एक बहुत बड़ा हम कहेंगे एरिया है। जी बिल्कुल। और काफ़ी अच्छी जानकारी मैम के द्वारा हमें दी गई। और अब इसी के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। जो आज का ये जो दिन है 15 मार्च, पूरे विश्व में जो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो जिस समय ये
विचार किया गया कि इस दिन को इस तरह से मनाया जाना चाहिए, तो उसको लेकर क्या अधिकार उस समय जुड़े इसमें, और साथ में आज क्या परिवर्तन आया है जब हम 2026 में आ चुके हैं, तो तब से लेकर अब तक में क्या क्या ऐसे नियम हैं जो हमारे श्रोताओं को जानने ज़रूरी है और उन तक पहुंचना आवश्यक है मैम आपके द्वारा। आई वुड से अक्षिता कि बेसिकली जब हम बात करते हैं उपभोक्ता के अधिकारों की, तो इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी। एक सोशल एक्टिविस्ट थे, तो उन्होंने जो हमारी गाड़ियों के अंदर ड्राइवर के लिए जो सेफ्टी बेल्ट होता है, ड्राइविंग के टाइम जो बेल्ट पहनने का होता है, तो पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन बेल्ट्स को नहीं मैन्युफैक्चर करती थी या ये फीचर गाड़ियों के साथ नहीं आया करता था। तो एक सोशलिस्ट रिफॉर्मर थे, तो उन्होंने क्या ये मुहिम छेड़ी, उन्होंने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ एक लीगल फाइट लड़ी और उनका ये कहना था कि ये ड्राइवर सेफ्टी बेल्ट होना ही चाहिए। तो ये जो मुहिम चली थी ये अमेरिका से शुरू हुई। वहाँ पे उस टाइम जॉन एफ कैनेडी जो थे, ही वाज द प्रेसिडेंट, और ये बहुत पॉपुलर हुई, बहुत लोग इसके साथ जुड़े एंड अल्टीमेटली 1962 के दौर में कैनेडी ने 4 बेसिक कंज्यूमर राइट्स, और जो 4 बेसिक कंज्यूमर राइट्स थे उनमें क्या था, फर्स्ट वाज कि कंज्यूमर को एक सेफ्टी मिलनी चाहिए जी। सबसे बेसिक। फिर दूसरा, जो भी वो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उनसे रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए। जो तीसरी बात उन्होंने रखी कि कोई उपभोक्ता अगर बाज़ार में जा रहा है तो उसको एक चॉइस मिलना चाहिए प्रोडक्ट्स के अंदर, उसको ऐसा फोर्स नहीं कि यही चीज़ लेनी पड़ेगी आपको, उसके पास विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। एंड लास्ट कि अगर उसके साथ कुछ हो जाता है, गलत हो जाता है, वो अपने आप को एग्रीव्ड फील करता है, तो उस स्थिति में उसको सुनने का, भाई किसी ऐसी बॉडी के सामने जाके वो अपनी शिकायत रखे और उसकी शिकायत को सुना जाए, राइट टू बी हर्ड। तो ये 4 बेसिक चीज़ों के साथ 1962 के अंदर जॉन एफ कैनेडी ने अपने पार्लियामेंट को, कांग्रेस को एड्रेस किया। अब आप देखिए कि 62 से लेके आज हम 2026 में आ गए हैं, तो क्योंकि ये एक जेन्युइन डिमांड थी, उस समय से लेके कंज्यूमर राइट्स जो हैं बहुत पॉपुलर हुए, धीरे धीरे इन्होंने मोमेंटम गेन किया। इन 1986 में भारत की सरकार ने भी उपभोक्ताओं के लिए एक अलग कानून बनाया। तो 62 में अमेरिका ने इनिशिएट किया, आप देखिए 62 से 86 तक जी, इतना लंबा समय हमें हमारे संविधान ने इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके इम्पोर्टेंस को समझा। अब फिर बाद में अगर हम कहते हैं 86 से लेके 2026 सब कुछ चेंज हो गया है, मार्केट चेंज हो गया, तो हमारे इस कंज्यूमर एक्ट के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स टाइमली किए गए, तो बदलाव भी आया। तो जब हम ये बात करते हैं कि भाई आज क्या प्रासंगिकता है इस दिवस को मनाने की, देखिए टाइम पे एक रिमाइंडर सबको देना पड़ता है, इवन गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है, आम उपभोक्ता को भी देना पड़ता है, और जब हम बार बार रिमाइंडर मिलते हैं तो एक अवेयरनेस आती है। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने काफ़ी विस्तृत रूप में हमें ये चीज़ समझाई और बताई है सही तरीके से, लेकिन अब हम ये समझना चाहेंगे कि जो आज के राइट्स हैं, जो आज काफ़ी चर्चित हैं और जिनका ध्यान हर एक श्रोता को होना चाहिए अपने हक के बारे में, उनके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं। तो मैंने आपको बताया 4 बेसिक राइट्स, है ना। 4 बेसिक के बाद में इसमें और ऐड हुए कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपको मुआवजा मिलना चाहिए जी। अगर आजकल जो डिजिटल युग है, हाँ, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हर एक उपभोक्ता को इन बातों का जानकारी होनी ज़रूरी है। इनके बारे में अगर आप बताएं। देखिए, जब कोई भी गलत प्रैक्टिस अपनाई जाती है तो हम ये देखते हैं कि इस प्रैक्टिस से किसके ऊपर असर पड़ा, और अगर ये एक व्यक्ति विशेष पे असर पड़ा तो उस दायरे में सोचा जाएगा रिलीफ देते टाइम, और अगर उस प्रैक्टिस की वजह से पूरे समाज पे असर जा रहा है, एक बहुत बड़ी चेन, मानव श्रृंखला के ऊपर उसका असर पड़ रहा है, तो फिर ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है ना। तो इसको हम इस तरीके से समझें कि एक तो आपका खुद के अधिकारों के प्रति आपको जागरूक होना है। कई बार पैटी ऑफेंसेस होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं जिनका कंप्लेंट करना भी किसी को लगेगा कि क्या कंप्लेंट करना है, लेट इट बी, ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं कि लोग ये खाते हैं, जर्दा वगैरह खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ये सैशेज जो मार्केट में अवेलेबल हैं 10-20 रुपए के अंदर मिलते हैं,
ठीक है, लेकिन इनसे कितने लोगों के जीवन पे खतरा बन रहा है। जी बिल्कुल। है ना, उसकी ग्रेविटी भी देखिए ना आप, उसका हेल्थ हैजार्ड देखिए। फिर अगर वहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं तो फिर हमें उस हिसाब से मुआवजा देना होता है। तो जब बात आती है राइट्स की, तो इट्स लाइक राइट आपका भी सुरक्षित हो, आपकी सोसाइटी जिसमें आप रह रहे हैं उसका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए गलत प्रैक्टिसेस से। तो आप इसको यूँ समझिए। जी बिल्कुल। और अब मैं जो ये ऑनलाइन मार्केट है उस पे आना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आजकल आप ऑनलाइन फ्रॉड कितने भी देखते हैं, लोगों के साथ कई हद तक होते हैं। मैं इवन अपनी बात कहूँ तो जब मैंने ऑनलाइन पहली बार सेल फ़ोन ऑर्डर किया था, मंगवाया, और उस फ़ोन की जगह साबुन की बट्टी उसी वेट की जिस तरह से उनका मेजरमेंट होता होगा और वो पार्सल जिस तरह से शिफ्ट होके आता है हमारे पास, तो वो निकली। तो ऐसे में जब ऐसी घटनाएं कई हद तक बढ़ने लगी तो उपभोक्ता अपने आप का जो बचाव करने के लिए या कहाँ जा सकता है, उसके लिए कहाँ शिकायत करा सकता है, उस बारे में आप बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसा आपके साथ अकेलों के साथ नहीं हुआ है। कोई भी प्रोडक्ट जब डिस्पैच होता है तो वो एक पूरा ट्रांजिट चेन से होके गुजरता है। अब कोई ऑथेंटिक कंपनी है तो वो क्या करता है कि भाई अपनी एक ट्रैकिंग रिपोर्ट आती है कि ये प्रोडक्ट है, यहाँ से इस डेट पे डिस्पैच हुआ, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से फिर पुनः डिस्पैच हुआ, फिर इस डेस्टिनेशन पे पहुँचा, तो उसको हम कहते हैं कि एक ट्रैकिंग रिपोर्ट बनती है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अब बात आती है कि जब प्रोडक्ट आप तक पहुँचा, कंपनी तो कहेगी भाई हमने तो प्रॉपर पैक किया था, जी। कहीं ना कहीं इसको मैन हैंडल किया गया है, किसी ने तो रिप्लेस किया ही है उस चीज़ को बीच के अंदर। तो आजकल सभी ग्राहकों को एक सलाह दी जाती है कि जब आप ओपन कर रहे हैं अपना उस पैकेट को, तो आप उसका वीडियो बनाइए और डिलीवर करने वाले आदमी की प्रेजेंस में बनाइए। जो आदमी आपको वो प्रोडक्ट दे के गया है उसकी प्रेजेंस में ही आप उसको ओपन करो और उसका एक वीडियो शूट करो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉड से बचना है आपको तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो हम अगर हमारे पास प्रूफ होगा इस चीज़ का तो हम देन इट विल बी इजी, आपके लिए आसान होगा एक लीगल फाइट करना। जी बिल्कुल। तो आप सभी श्रोता जो आज ये सुन रहे हैं ये बात ध्यान रखें कि कितनी बार ऐसा होता है पार्सल आया है तो हम किसी को भी लेने के लिए कह देते हैं कि आप रिसीव कर लेना या रख देना लेकर। ऐसा ना करें, उन्हीं के सामने आप सबूत के तौर पे एक वीडियो बनाएं। तो अगर सामान गलत होता भी है तो अपने राइट के लिए जब आपको लड़ना पड़े कभी, तो उसमें आप पीछे ना रह जाएं और अपने हक आप तक पहुंच पाए। तो अब इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगी, बात करना चाहूँगी उन डार्क पैटर्न्स कहा जाता है आजकल जो ट्रेंडिंग काफ़ी है और जिस तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आजकल, ग्राहक इन्फ्लुएंस कि 2 मिनट में ये सेल ख़त्म होने वाली है या प्रोडक्ट काफ़ी कम बचे हैं, आप अब फटाफट से अप्लाई करें नहीं तो ये नहीं मिलेगा, इतने देर में इतना नहीं मिलेगा। तो ये जो इस तरह की चीज़ों में आजकल बिजनेस करने में लोग हमें फंसाते हैं जैसे कि हर उपभोक्ता को, तो किस हद तक ये सही है या इसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए कि इस तरह से लोगों को ना इन्फ्लुएंस किया जाए या उपभोक्ता को नुकसान ना पहुंचे? अक्षिता, आई वुड से दैट डार्क पैटर्न्स आज के मार्केट में प्रैक्टिस में लिए जा रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जी। हर व्यापारी को अपना सामान बेचना है और वो हर आदमी को ये अधिकार है कि वो मुनाफा अगर कमा सकता है तो वो कमाए, उसमें कोई कानूनन कोई बैरियर नहीं है। जी, तो कानून की नज़र में गुमराह करना नहीं कहा जाएगा इसको? गुमराह करना किस स्थिति में कहा जाएगा? जब आप एक झूठी अर्जेंसी दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने अभी के अभी इस चीज़ को नहीं लिया देन तो इट्स नॉट अवेलेबल, फिर तो आपको मिलेगी ही नहीं जी। ऐसी एक फॉल्स अर्जेंसी शो करना ये गलत है जी। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि आप बता तो रहे हो कि ये प्रोडक्ट है सब, ये आपको 50 रुपए में मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली जब वो आप तक पहुंचता है तो वो कई तरीके के और एडिशनल चार्जेस उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे एक छोटा सा आप एग्जांपल लीजिए कि ठंडा पेय पदार्थ आपने लिया, सपोज आप गए मार्केट में, उसकी कॉस्ट है मान लीजिए 10 रुपीज़, लेकिन दुकानदार आपसे कहता है कि साहब मैंने तो इसको फ्रीज़र में रखा है जी। और उसका बिजली में मेरे खर्चा हुआ है, उसको ठंडा करने में मुझे खर्चा लगा है,
तो ये फॉल्स प्रैक्टिस है। जी बिल्कुल। और ये इस तरह की चीजें ज्यादातर जो छुटकर व्यापारी होते हैं हाँ जी। ये भी अधिकतर करते हैं, तो इनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है अगर कोई उपभोक्ता चाहे तो? क्योंकि कॉलोनीज में भी कई शॉप्स ऐसी होती है तो वो भी चार्ज करते हैं, और हाईवे पे तो मोस्टली एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं। उस बारे में भी आप बताइए कि वो एक्स्ट्रा क्यों रहते हैं और उसके लिए लोग पे भी करते हैं बिना किसी ऑब्जेक्शन के। देखिए, हम यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप जो कह रही हैं ये बहुत सही बात है कि आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं। सपोज़ एक बहुत बड़ा कोई मिडवे वगैरह आता है और आपने वहाँ से एक डिस्टिल वाटर की बॉटल ख़रीदी जिसकी मार्केट में अमूमन कॉस्ट हार्डली 20 रुपीज़ रहती है, लेकिन वही डिस्टिल वाटर आपको वहाँ पे 37 to 30 रुपीज़ के बीच में सेल आउट किया जाता है। ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक बाहर बाजार में 30 रुपए की मिल रही है उसी को वो 70 रुपीज़ में सेल आउट कर रहे हैं। और फिर जो गलत टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं वो क्या होती हैं कि आप बिल कटवाते हैं और जब आप वो बिल बाहर काउंटर पर लाके देते हैं, फूड काउंटर पर देते हैं, तो बिल वो आपसे ले लेता है और प्रोडक्ट आपको दे देता है। जी बिल्कुल। जबकि उपभोक्ता के लिए बिल एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस है, यहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। जी। अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो फिर कोई आपको ये फोर्स नहीं कर सकता कि भाई ये बिल हमको वापस दे दो। जी। लेकिन ये हो रहा है, लेकिन जागरूकता नहीं है। हाँ, इस वजह से लोग इग्नोरेंटली उस चीज़ को दे देते हैं। जी। और कई बार लोगों को ये भी लगता है जस्टिफाइड है, इतनी बड़ी जगह खोल के बैठा है, एसी भी चला रखा है, ये भी है वो भी है, बट इट्स नॉट लीगल। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डार्क पैटर्न्स की, तो कई बार ये होता है कि आपको 2-3 सेकंड तक कोई चीज़ फ्री में दिखा दी जाएगी ऑनलाइन, फिर आफ्टर डेट दे विल से अब सब्सक्राइब करो। जी। फिर सब्सक्राइब करोगे तभी आपको रिमेनिंग पार्ट दिखाया जाएगा, है ना? तो मोस्टली तो दिस इज कॉल्ड फोर्स सब्सक्रिप्शन। जी। कि आपको फोर्स किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगेन आई वुड से कि आपको देखिए मार्केट बहुत बड़ा है, अब तो आपकी टिप्स पे है, आपकी फिंगर टिप्स पे है, आप हर चीज़ को अपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हो, हर प्रकार की जानकारी ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कई बार बाय मिस्टेक, चाहते हुए ना चाहते हुए भी आपसे गलत बटन दब जाते हैं और फेक पेमेंट्स हो जाते हैं। उस स्थिति में आपको बहुत जागरूक रहना चाहिए। जी बिल्कुल, काफ़ी सही जानकारी मैम आपने दी। और दूसरा ये कि जब उपभोक्ता ये सोचता है कि अपने मन से ही सोच लेता है कि इतना तो लगेगा, चार्जेस दे देते हैं और बिल भी ना ले करके वहाँ से निकल जाते हैं, तो ये काफ़ी हद तक गलत है। हमें खुद ही जागरूक रहने की आवश्यकता है और कानून हमारे साथ है, उन्होंने ऐसी कोई नीति नहीं रखी है कि आप ऑब्जेक्शन ना उठा पाएँ और आपका साथ ना दे अगर आप सही है तो भी। तो मैम इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगी और अब बात करते हैं मैम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, जो कि 2025 से ये थीम पर उपभोक्ता काम कर रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी और इससे क्या आर्थिक नुकसान है? और इस ऐसी स्थिति में कोई उपभोक्ता को अगर कोई एआई चैटबॉट के थ्रू या कुछ इस तरह का भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है, तो ऐसे में सरकार क्या मदद करती है या उन्हें किस तरह से अपने आप को जागरूक रखना चाहिए हर पॉइंट पे? वेरी नाइस। देखिए, जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आजकल सपोज़ आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं? आप उसकी स्टार रेटिंग्स देखते हैं जी, जो कि जनरली कंपनीज मैनेज करती हैं जी, है ना? तो आपने देखा कि स्टार रेटिंग हो रही है, तो बजाय इसके अगर हम मार्केट एनालिस्ट की ओपिनियन, ऑथेंटिक मार्केट एनालिस्ट के ओपिनियंस को फॉलो करें जी, तो डेट इज़ बेटर। कई बार क्या होता है कि एआई जो है वो कोई पर्टिकुलर कंपनी हो उसकी, और वो उस बात को सोशल मीडिया पे डाल रहा है कि दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट इज़, है ना? तो वो कंपनी लाइबल होगी फिर। जी, लेकिन जनरली होता क्या है, जब आप एआई पे कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि कौन है जो इस इन्फॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड कर रहा है। जी बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हो ना, क्या प्रासंगिकता है आज के दिवस को मनाने की, जी, ये जागरूकता लाना ही इसकी प्रासंगिकता है। जी बिल्कुल। क्योंकि मार्केट ट्रेंड्स इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो हम जिस ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, विशेष रूप से अगर हम प्रतापगढ़ की ही बात करें,
तो यहाँ पे तो आप देखो कि कितनी अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है। बहुत। हाँ। जैसा कि मैम ने आपने बताया कि आजकल जो टेक्निकल टैक्टिक्स है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी हद तक लोग अपनी जो वेबसाइट की रैंकिंग होती है इवन उसको बढ़ाने के लिए इस तरह के जो भी थ्योरीज होती है, जितनी हायरार्की होती है, उसको यूज़ करके अपनी जो वेबसाइट है वो टॉप पे ले आते हैं और इसको लेकर के काफ़ी लोग गुमराह हो जाते हैं। लेकिन आप ऑथेंटिक चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करें, किसी एक चीज़ का अप्रूवल देखकर उस चीज़ पे भरोसा ना करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है आज के टाइम में और वो सबसे है कि आप लोगों को कब गुमराह कर देंगी आपको ये पता नहीं चलेगा। तो बिल्कुल इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में और जानकारियों की तरफ चलेंगे। और अब ये जो मेन बात है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को आप लोगों को सेल करने के लिए आप अट्रैक्ट हो जाते हैं सेलिब्रिटीज़ के कहने पर, तो वो किस हद तक नुकसानदायक है, क्योंकि कितनी इस तरह की चीज़ें जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी बड़ी सेलिब्रिटी से अगर उसका एडवर्टाइजमेंट देखा तो आप इन्फ्लुएंस हो गए उस सामान को देखकर। तो उसके बारे में आप श्रोताओं को अगर जागरूक करना चाहें। मैं ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है एक्चुअली, जो अब आपने ये जो प्रश्न रखा है। अखबारों के माध्यम से भी हमने देखा और कई बार हम अखबारों में ही ऐसे विज्ञापन देखते हैं जो कि भ्रामक होते हैं, चाहे वो ठंडे पेय पदार्थों से संबंधित हों, चाहे वो व्हाट शुड आई से गुटखा वगैरह से संबंधित हों। तो हेल्थ हैज़ार्ड तो है जी, उन सब चीज़ों से हेल्थ हैज़ार्ड है, लेकिन फिर भी उनको इतने आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि आम व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। अब बात आती है कि ऐसे विज्ञापन करने वाले लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है। बहुत पॉपुलर केस है ये, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो समाज में अपना एक प्रभाव रखता है, इस तरीके के विज्ञापन करता है और इससे संबंधित कोई शिकायत आयोग के समक्ष की जाती है, तो क्योंकि हमें सुओ मोटो एक्शन लेने का अधिकार नहीं है, हम तो तभी एक्शन ले पाएंगे जब हमारे सामने कोई कंप्लेंट आएगी, क्योंकि जुडिशियल बॉडीज़ जो होती हैं वो सुओ मोटो अपने आप स्व प्रेरणा से भी एक्शन ले सकती हैं। हमारे सामने जब कंप्लेंट आती है और अगर जस्टिफाइड कंप्लेंट आती है, अगर हमें उसके सारी चीज़ों को देखते हैं हम, एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस है, उससे गुजरने के बाद यदि हमें लगता है कि हाँ वाकई व्यक्ति इस विज्ञापन की वजह से भ्रमित हुआ है, तो एक वार्निंग उस पर्टिकुलर पर्सन को दी जाती है। एक वो पेनल्टी के फॉर्म में हो सकती है, मॉनेटरी पेनल्टी हो सकती है, उस विज्ञापन को तुरंत प्रभाव से रोका जा सकता है। एक वार्निंग के बाद अगर वो व्यक्ति नहीं रुकता है, जैसे मैं आपको कहूँगी अभी लेटेस्ट है कोचिंग सेंटर से संबंधित। जैसे कोचिंग सेंटर्स ये क्लेम करते हैं कि हमारे सेंटर से इतने बच्चे सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब जो बच्चे सिलेक्ट हुए वो कितने दिन आपके कोचिंग सेंटर में आए। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने बस एक बार नाम लिखवाया और फिर छोड़ दिया, फिर वो कहीं और जाके सेल्फ स्टडी करने लगे, लेकिन क्योंकि उनका नाम ऑन द रिकॉर्ड आया था पेपर में, उनके रजिस्टर्स में एनरोल हुआ था, तो वो ये क्लेम करते हैं कि हमारा ही स्टूडेंट है। तो ऐसी स्थिति में कोचिंग सेंटर्स को वार्न किया जाता है कि आप मिसगाइड नहीं कर सकते इस तरीके से पब्लिक को, है ना। आप बहुत कॉमन है, आप सभी ने अखबार देखें, कितने सारे फोटोग्राफ्स आते हैं, ये हमारे यहाँ का पास आउट है, देन लेटर ऑन पता चलता है कि ये तो बच्चा यहाँ, वो खुद बच्चा क्लेम कर देता है कि मैं नहीं पढ़ा हूँ यहाँ पे, है ना। लेकिन ये गलत प्रैक्टिसेस हैं और ऐसी भ्रामक चीज़ों से उपभोक्ता को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, उपभोक्ता को जागरूक रहना भी होगा, दोनों पे ही है। देखिए दोनों बॉडीज़ के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम सिर्फ उपभोक्ता पे डाल दें कि तुम ही जागरूक रहो, हमें भी जागरूक रहना पड़ेगा। आप अगर ऐसी कोई शिकायत आपको लगती है, ऐसा कोई मामला अगर आपके नॉलेज में आता है, तो आपके ज़िले में जो आयोग हैं उनके समक्ष आप अपनी शिकायत लेकर आइए, निश्चित ही कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, काफ़ी सही बात बताई कि इस तरह की चीज़ें काफ़ी होती है आजकल और इनका जो होने की संख्या है बढ़ती जा रही है, क्योंकि ध्यान देना लोगों ने कम कर दिया है। जिनका मैटर होता है वो शायद खुद ही कितनी बार बोल करके और साइड हो जाते हैं और वो सोचते नहीं कि कानून को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर हमने शिकायत करवाई तो हमारा समय भी बहुत लगेगा इसमें और ना जाने कब हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं तक ये बात पहुँचाएं कि कानून किस तरह से सहायता करती है, और दूसरा कि जब
किसी नुकसान की भरपाई होती है तो किस तरह की सजाएं दी जाती है, सजा ना कहकर के वार्निंग किस केसेस में होती है और किस केसेस में ऐसा होता है कि आपको मुआवजा मिलेगा, तो उस बारे में हमारे श्रोताओं को जागरूक करें मैम। देखिए, उपभोक्ता से संबंधित जो कानून हैं उनमें काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। जैसे जैसे मार्केट ट्रेंड्स बदले वैसे वैसे कानून को भी टाइमली अपडेट किया गया है। एंड 2019 के जो एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनको अपडेट किया गया। ई पोर्टल पे आप अपनी एक ऑफिशियल ई पोर्टल है उपभोक्ता का, आप उसके माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि आप हर बार किसी अधिवक्ता के माध्यम से एक पूरा परिवाद करवाएं। चीज़ों को सिंप्लीफाई किया गया है। ई पोर्टल पे आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कीजिए, अपने बिल, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लॉन्च कीजिए, है ना। तो ऑनलाइन ही आपका आई वुड से इनिशिएट कर सकते हैं आप एक लीगल सिस्टम को, ठीक है। अब बात आती है जो आपका नेक्स्ट था कि भाई किस तरीके से हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, उपभोक्ता कानून की जो गाइडलाइन हमें दी जाती है उसमें कोशिश सरकार की तरफ से ये निर्देश होते हैं कि तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 months, है ना। जैसे अक्सर ये कहा जाता है भाई कब तक हम लड़ाई लड़ेंगे कानून की, तो ऐसा नहीं है। उपभोक्ता आयोग आपकी सेवा के लिए है और हम कोशिश करते हैं कि उपभोक्ता को तुरंत प्रभाव से रिलीफ प्रोवाइड करवाया जाए। इसमें आपका भी जो परिवादी है उसकी तरफ से भी थोड़ी तत्परता चाहिए। आयोग के समक्ष यदि आप टाइमली उपस्थित होते हैं, टाइमली अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश करते हैं, शॉर्ट डेट्स हम देने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर आप अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, तो आयोग आपकी सेवा के लिए तत्पर है और हमारा पूरी कोशिश रहती है कि तुरंत प्रभाव से जो पीड़ित व्यक्ति है, जो एग्रीव्ड हमारा कंज्यूमर है, उसको रिलीफ मिले। कि भाई किस तरीके का रिलीफ दिया जाता है, किस तरीके का रिलीफ। अगर आपको कोई मॉनेटरी लॉस हुआ है, आर्थिक हानि हुई है, तो उसको तो हम कंपनसेट करते ही हैं। साथ ही साथ ये देखते हैं कि यदि आपको हानि के साथ अगर आपकी भावनाएं भी आहत हुई, आपको और भी कोई पीड़ा पहुंची भावनात्मक रूप से, मानसिक संताप के रूप में, तो उसको भी क्षतिपूर्ति के रूप में आपको दिया जाता है। इसके अलावा जो परिवाद करने का जो आपका खर्च है, आप वो भी क्लेम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वाइडर इंटरेस्ट में, बहुत व्यापक हित के अंदर, उपभोक्ताओं के हित में हम ये कोशिश करते हैं कि कोई पेनल्टी लगाई जाए और उपभोक्ता जो राज्य उपभोक्ता का कोष है हम उसमें भी कुछ फंड डालने के निर्देश देते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उपभोक्ता के साथ न्याय हो, समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए, एक विश्वास उपभोक्ता का उत्पन्न हो कि भाई देयर इज़ अ बॉडी, कोई ऐसा है सरकारी तंत्र जो हमें सुरक्षित रख सकता है इन सभी गलत चीज़ों से। जी बिल्कुल, काफ़ी सही जानकारी आपके द्वारा मिली। और दूसरा, जो भी अगर श्रोता आज सुन रहे हैं, अगर इस बात से डरते हैं कि हमें काफ़ी समय लग जाएगा या हम परेशानियों में उलझे रह जाएंगे, शायद हमें हमारा न्याय जो हम चाहते हैं वो उस तरह से मिल पाए या नहीं, तो उस चीज़ का मैम ने बहुत अच्छे से जवाब हमें दिया है कि आप घबराएं ना। कोशिश पूरी ये रहती है कि 3 महीनों के अंदर अंदर आपको रिलीफ मिल जाए। अब जो मैं जानना चाहूँगी, और मैं नहीं, हमारे साथ जितने आज श्रोता है वो भी जानना चाहेंगे कि जो रेस्टोरेंट्स के बिल होते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज ऐड होता है, तो कानूनी तौर से इस चार्ज को देना पड़ता है, कितना आवश्यक है, और अगर कोई ना कर दे तो उसका क्या प्रतिक्रिया रहती है उस पर? ये देखिए, एक ऐसा प्रश्न है जिसको बहुत महत्वपूर्ण भी है, मैं कहूँगी। देखिए, जीएसटी एक मैंडेटरी है जी, आपको देना ही होगा। जो आपने फूड लिया है उसकी जो कॉस्टिंग है वो आपको पे करना है, जीएसटी आपको पे करना है। लेकिन जहाँ तक बात आती है सर्विस चार्जेस की जी, आप इसको यूँ समझें कि जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो एक एम्प्लॉई है जी, ही इज़ गेटिंग अ पेड सैलरी फॉर हिज वर्क, उसको उसकी तनख्वाह मिलती है, ठीक है। तो सर्विस चार्ज किसी भी उपभोक्ता से नहीं लिया जा सकता है। अगर कोई रेस्टोरेंट बिल के अंदर सर्विस चार्ज के नाम से जी, अगर आपसे कोई पैसा ले रहा है तो सबसे पहले आपको मना करना चाहिए कि सब मैं ये सर्विस चार्ज नहीं दूंगा जी, ठीक है।
अब बात आती है कि एक कॉमन प्रैक्टिस होती है, वैसे हमारे भारतीय लोग बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, उनको ये लगता है कि नहीं, हम तो स्वेच्छा से दे रहे हैं, कोई व्यक्ति है इसको, तो स्वेच्छा से अगर आप देते हैं टिप के तौर पे कह दीजिए, एक अच्छा जेस्चर भी होता है ना, आप प्रसन्न हैं, आपको अच्छा लगा, एक पॉजिटिव फील आया और आपने किसी को कुछ सर्विस के रूप में दिया, तो इट्स योर चॉइस, आपकी इच्छा पे है, ये इच्छा पे निर्भर करता है, फोर्सफुली आपसे नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। तो आज के बाद जो भी श्रोता आज सुन रहे हैं तो वो इस बात से अवेयर रहें कि अगर अपने बिल में चेक कीजिए कि कहीं ये ना लिखा है कि यहाँ पर सर्विस चार्ज आपसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, ये आप पे डिपेंड करना है कि आपको देना है या नहीं। तो अपने बिल को भी ध्यानपूर्वक पढ़ा कीजिए, ऐसा नहीं, कई लोग होते हैं जो बिना ध्यान के और बस पे कर दिया और चलो। तो बिल्कुल धन्यवाद मैम इसके लिए भी। और अब इसी के साथ हम और आगे चलेंगे, कई और खास जानकारियों की ओर बढ़ेंगे अब। और अब सबसे अहम मुद्दा जो आज के समय में पैकेजिंग फूड होता है, जो प्रोसेस फूड होता है, उसको खाने का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। मोस्टली चीज़ें पैकेज में ही यूज़ कर, पहले के समय में देखते थे घर पे हर चीज़ ला करके और उन्हें बनाया जाता था, खाया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा कल्चर हो गया है कि सब लोग बाहर की पैकेजिंग फूड जो है उन्हीं को यूज़ करते। लेकिन अगर उनमें कोई खराबी निकले या वो खराब हो जिससे कि लोगों की सेहत खराब हो जाए, ऐसा कुछ हो, तो ऐसे में कहाँ शिकायत करानी चाहिए और जल्द से जल्द निरात पाने के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, उस बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, आज का युग जो है बहुत कॉम्पिटिटिव युग है जी। ऐसे वीडियोस मैंने भी देखे हैं कि जैसे आपने जूस का कैन जो है उसको काटा और फिर काट के आपने दिखाया उसमें कीड़े निकल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई प्रोडक्ट लेके आए मार्केट से और उसके अंदर जानवर हो गए हैं, क्योंकि देखिए एनवायरनमेंट जो है उसका फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर फ़र्क पड़ता ही है। जैसे बारिश का टाइम है तो फूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ना। तो बात आती है कि आपका राइट कहाँ से शुरू होता है जी। आपने देखा कि खाना ख़राब है, आपने दुकानदार को कंप्लेंट की और दुकानदार ने आपसे कहा कि लाइए साहब मैं रिप्लेस कर देता हूँ जी। एक तो ये है, तो क्या मामला ख़त्म हो गया वहाँ पे? या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा तो इसने कर दिया, मैं तो प्रभावशाली आदमी हूँ, या फिर मेरा इससे रोज़ का लेना देना है, लेकिन हो सकता है वो किसी और को पकड़ा देगा वही चीज़। तो इन डेट केस आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप जो हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है जी, आप उनसे संपर्क करें, आप उनको बताएं कि ये है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फूड एडल्ट्रेशन एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो कि आम आदमी के नोटिस में भी नहीं आती है और डायरेक्टली उसकी हेल्थ पे प्रभाव डालती है, स्पेशली मिल्क प्रोडक्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा मेरा ये कहना है कि अक्सर जो मार्केट में मिल्क सप्लाई हो रहा है, आप ले रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है, उसकी सप्लाई चेन में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कोई गलत उस तरीके में के अंदर स्टेबलाइजर्स वगैरह तो नहीं मिलाए जा रहे हैं। इस बारे में बहुत जागरूक रहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ ही आपकी वेल्थ है और आपकी थोड़ी सी इग्नोरेंस जो है वो आपके लिए बहुत घातक हो सकती है। स्पेशली आई वुड से कि हम जो भी चीज़ लेते हैं, स्पेशली जो आप भोजन सामग्री है जो भी आप लेते हैं, तो उसकी पूरी फूड चेन आपको पता होनी चाहिए। जी बिल्कुल। कोशिश ये कीजिए कि आपको सब जानकारी हो। जी मैम, आपने काफ़ी सही जानकारी दी। और दूसरा ये कि ये जो तरल पदार्थों की बात आप कर रही हैं, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक नुकसान हो जाता है और इसको लेकर सरकार भी काफ़ी कड़े मुद्दे उठाए हैं उन्होंने हाल ही में, कहीं ऐसा हुआ है। और दूसरा ये कि जो उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को सही करने की कोशिश करी है, उसमें जो लेबल होते हैं, जो टैग्स लगे होते हैं, उनके बारे में अगर आप बताएं कि जब आप सामान खरीदने जाए तो इन लेबल्स का ध्यान रखें, या किस तरह से कानून समझाना चाहेगा आम जनता को कि आप जब सामान खरीदे तो इस तरह से अवेयर रहना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, आज की जो पीढ़ी है उनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती बनकर जो बीमारी आ रही है वो है, इवन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को एड्रेस किया है कई मौक़ों के ऊपर, कि आज ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम बात करते हैं ओबेसिटी की, तो ओबेसिटी का जो मेन कॉज होता है इनटेक ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं।
इवन हम ये कहते हैं न्यूबॉर्न बच्चों को तो शुगर और सॉल्ट से बचाना चाहिए, जी देना ही नहीं चाहिए शक्कर और नमक। 2 साल तक उसको उस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। जी लेकिन पेरेंट्स में जागरूकता नहीं है, उपभोक्ताओं में जागरूकता नहीं है। तो आई डोंट रिमेंबर द ईयर, लेकिन सरकार ने सख्ती दिखाते हुए ये कहा था कि हर पेय पदार्थ के ऊपर जी आपको एक लेबल लगाना होगा, और उस लेबल में आपको क्लियरली ये मेंशन करना पड़ेगा कि इसका शुगर लेवल क्या है। जी इसके अंदर अगर कोई अल्कोहल बेस है तो आपको उसको भी मेंशन Mention करना करना। पड़ेगा कि इसमें कितना कंटेंट है जी ना। तो आप जब कोई भी पेय पदार्थ लेते हैं, और वो बिल्कुल आपको डेट ऑफ पैकेजिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, है ना। और आप जहाँ से पेय पदार्थ ले रहे हैं वो उस चेन को, जो कूलिंग चेन है, जी उसको मेंटेन रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है। जी ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको इंश्योर करनी चाहिए बिफोर, बिकॉज आपकी हेल्थ ही आपकी वेल्थ है। मैं फिर उपभोक्ताओं से ये आग्रह करूँगी कि खाद्य सामग्री के मामले में आप बहुत अलर्ट रहिए। जी बिल्कुल, काफ़ी सही बात है। और दूसरा, आपने जो बच्चों की बात करी कि उनको शुगर इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं, और ये जो पुराने ज़माने में जो सब थे, आज हमारे जितने बड़े हैं वो समझने को तैयार नहीं होते कि हमने तो खिलाया, अब तुम क्यों रोक रहे हो। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आजकल का खाना काफ़ी पैकेजिंग की वजह से और जिस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही है तो कई हद तक ख़राब है। तो अगर आप दूर रखें उन चीज़ों से तो 2 साल बाद बच्चे की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाता है उस तरह, तो वो अपने आप ही वो प्रोटेक्ट करने लगता है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है कि आप ना उन्हें दूर रखें इन सब चीज़ों से, तो वो उन्हीं की हेल्थ के लिए अच्छा होगा। और अभी आपकी बात में मैं एक और ऐड करना चाहूँगी, ऑल्दो हमारे टॉपिक से डिफरेंट है, कुछ चीज़ें फूड में इन्वॉल्व होती हैं, एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट फूड है, जी इसमें कुछ ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड बन गया है। जी एक ट्रेंड बन गया है कि इसको ये मिलाओगे तो ये ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल जाएगा। तो थिंग्स आर लाइक दैट। तो ये प्रैक्टिसेस हैं, अब आपको चूज़ करना है, राइट। मैं तो कह रही हूँ ना कि कैनेडी ने कहा चॉइस होना चाहिए, तो आप यू पिक अप केयरफुली, आप अपनी चॉइसेस को एक केयरफुल और अलर्ट चॉइस बनाइए, अच्छी चीज़ लीजिए। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगा ये जान के कि आप भी इस हित में हैं कि हर उपभोक्ता को जागरूक अपनी स्वास्थ्य को लेकर के भी होना चाहिए कि जब वो सामान खरीदे तो हर चीज़ को ध्यान से, गौर से पढ़ करके ही उसे उपयोग करे, तो उससे उन्हीं का फ़ायदा होगा। और अब इसी के साथ अब एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई आम आदमी शिकायत के दर्ज करने के लिए जब आता है, जैसा कि आपने बताया कि उन्हें वैसे तो आवश्यकता नहीं होती कोई वकील की या सीधे आने की, तो जो ई पोर्टल की बात आप कर रही हैं, तो उस पर अप्लाई करने का तरीका क्या है, और वहाँ अप्लाई करते ही उनके पास कौन सी सेवा पहुँचती है सबसे पहले, उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को डीप समझाएं कि अगर वो फिर भी इस विचार में है कि हम हमारी शिकायत अगर करवाते हैं तो समय काफ़ी चला जाएगा या ज़रूरी नहीं है या इग्नोर कर दे, तो उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, जब आप मैं कहती हूँ कि उपभोक्ताओं के लिए एक ई पोर्टल है, जब आप उस ई पोर्टल को ओपन करते हैं, गेटिंग इट, तो उसमें प्रॉपर फॉर्मेट है जी, आपका नाम, आपकी कंप्लेंट, उसमें डॉक्यूमेंट्स एंटर करने के लिए भी सिस्टम है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं आप उनको वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप शॉर्ट में एक स्लॉट दिया होता है, उसके अंदर अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं कि कब आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, कब आपको लगा कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, गेटिंग इट। अब बात आती है कि ये तो हुआ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट इन द कोर्ट, ठीक है, आपने रजिस्टर कर दिया। जो बड़ी जगह हैं वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मौखिक बहस वगैरह भी सुन लेते हैं। हमारे यहाँ पे ये सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है और लोग इतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं भी नहीं, है ना। तो वहाँ पे बात आती है, अगर आप लिटरेट हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, तो आप खुद अपनी पैरवी कीजिए। अधिवक्ता का होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक अधिवक्ता जो होता है वो कानूनी दावपेच को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, उसे जानकारी होती है कि अब मुझे आगे क्या करना है। तो एक स्पीडी प्रोसेस के लिए अगर आप एक एडवोकेट को हायर करते हैं तो वो आपके केस को मजबूती देगा,
जी है ना। और क्योंकि इलिटरेट बेल्ट है तो कई बार लोग फिर आयोग से ही पूछेंगे कि अब क्या करें हम। जी तो देखिए वो हमारे खिलाफ हो जाता है। हम किसी को ऐसे मतलब प्रोटोकॉल से बाहर जाके, हमारा अपना एक प्रोटोकॉल होता है, जी हमें जस्टिस करना है, हमें अनबायस्ड रहना है। तो वहाँ पे ये मैं समझती हूँ कि लिटरेट आदमी है, अब उसको कौन गाइड करेगा। तो फिर गाइडेंस आपको लेना है तो तो आपको फिर काफी एडवोकेट अच्छा माध्यम है एडवोकेट को कि हायर ही आपके करना साथ कोई पड़ेगा। एक ऐसा पर्सन हो जो आपको हर पॉइंट पे गाइड करे और आपके हक के लिए आपसे ज्यादा सजग रहे राइट। और आपको उस हक को दिलाने में आपकी पूरी मदद करे। और धन्यवाद मैम इसके लिए भी। और तो अब मैं हमारे प्रतापगढ़ की ओर आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि हमारे एरिया में लोग अपने इस उपभोक्ता हक को लेकर कितना जागरूक है और कुछ ऐसे केसेस जो आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचाए जिससे कि उनकी जागरूकता और बढ़े, वो समझ पाएं कि दूसरों के साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो उन्होंने क्या एक्शन लिया है ऐसे समय में। इस बारे में आप हमारे श्रोताओं तक कुछ जानकारी दें मैम। प्रतापगढ़ उपभोक्ता आयोग जो भी इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स डिलीवर करता है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम समाचार पत्रों के माध्यम से जी वो आम पब्लिक तक उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं। बात आती है कि भाई प्रतापगढ़ आयोग ने अभी हाल फिलहाल में कितने उपभोक्ताओं को किस तरीके से रिलीफ दिया, क्या दिया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे पास कॉमन केसेस आते हैं वो बीमा संबंधित होते हैं, इंश्योरेंस व्हीकल्स का भी हो सकता है, ह्यूमंस से रिलेटेड भी हो सकता है, फिर हमारे पास मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड मैटर्स भी आते हैं। बैंक में जब आप ट्रांजैक्शंस वगैरह डील करते हैं और वहाँ पे अगर आपका कोई पेमेंट या आपका अकाउंट हैक हो जाता है, उससे रिलेटेड केसेस भी हमारे पास आते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम पूरे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली देखें, उनको जो भी हमारे को होता है हमारा प्रोसेस, उसके बाद में हम जजमेंट्स डिलीवर करते हैं। अब बात आती है कि भाई आपने कौन सा इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया। तो मैं आपको कहूँगी कि एक मैटर था, मैं किसी भी कंपनी का या उसका नाम नहीं लेती हूँ, वहाँ पे एक उपभोक्ता ने सामान लिया और उससे बिल में कुछ पैसे ज़्यादा वसूले गए जी एक लीडिंग स्टोर के द्वारा। जी तो हमारे सामने ये मामला आया। बात कुछ पैसों की ही थी, जी लेकिन क्योंकि एक पूरी चेन उसमें इन्वॉल्व थी, जी उस जो बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर में चेन ऑफ स्टोर्स थी वो, जी तो हम ये एक अनुमान लगाते हैं कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति से आप मान लीजिए 5 पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, तो और आपके ऑल ओवर इंडिया चेन्स हैं और हर एक व्यक्ति से लेते अगर आप हर एक व्यक्ति से लेते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाता है और कॉमन मैन को उसका लॉस होता है। तो ऐसी हमने जजमेंट्स डिलीवर किए। कई बार हमें बहुत आत्मसंतुष्टि भी मिलती है, जैसे बीमा वगैरह के मामले में जहाँ पे बीमा कंपनियां आनाकानी करती हैं किसी ग्राउंड पे कि भाई आपने टाइम पे एफआईआर लॉन्च नहीं कराई, आपने टाइम पे पोस्टमार्टम नहीं करवाया। तो आपको टाइम पे इंटीमेट करना है। अगर आपके सपोज़ आपका कोई बीमित वाहन है, अगर आपका चोरी हो गया है तो आप पुलिस को भी सूचना दें, आप बीमा एजेंसी को भी विदिन 24 आवर्स उसको इंटीमेट करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है जी, है ना। इसकी जानकारी आपको खुद को रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो पूरी कोशिश करती है कि हर पल पल पे आपको हर चीज़ के लिए जागरूक रखे कि अपने हक के लिए एक कदम तो आपको बढ़ाना होगा और बाकी पूरा सपोर्ट देने के लिए सिस्टम आपके साथ है ही। और अब मैं जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब चाहूँगी, कौन कौन से ऐसे ज़रूरी दस्तावेज है जब कोई शिकायत करवाने चाहता है तो उसे उन दस्तावेजों का अपने साथ होना काफ़ी आवश्यक हो। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको बिल ज़रूर लेना चाहिए जी। अब बात आती है कि बिल कैसा हो, कच्चा या पक्का। अब आपको एक कागज़ की स्लिप के ऊपर लिख दिया ये सामान खरीदा, वो सामान खरीदा, ना उस पर डेट है ना जगह का नाम है, उस बिल की तो कोई वैलिडिटी नहीं जी, है ना। तो बिल कैसा हो, प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो अगर उसके साथ वारंटीज़ एसोसिएटेड हैं, गारंटीज़ एसोसिएटेड हैं, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी संभाल कर रखने चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वही आपको आधार बनेंगे। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी वो ये है कि सपोज़ आपका पेपर गुम हो गया या मिसप्लेस हो गया,
जी। तो इन दैट केस उस प्रोडक्ट से संबंधित जानकारियाँ ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं जी। कि इस प्रोडक्ट के साथ ये गारंटी आ रही है, ये वारंटी आ रही है। तो जब आप परिवाद फाइल करते हैं उस टाइम आप उनको लगाइए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो आपको सबमिट करने के लिए कानून का एक रूल है कि भाई इसके साथ ये अभी सबमिट कर दो, बाद में एक्सेप्ट नहीं होगा। जी। गेटिंग ऐसे नहीं कि मेरे को आज ये कागज़ मिला तो मैं आज लेके आ गया आयोग में, फिर 5 दिन बाद कोई दूसरा मिला तो मैं 5 दिन बाद आयोग में लेने आ गया। दिस इज़ नॉट हाउ द सिस्टम वर्क्स। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए देयर इज़ अ सेट ऑफ रूल, नियम होते हैं, तो उन नियमों की अनुपालना करना ज़रूरी होता है। तो एक आया आपका बिल, दूसरा मैं कहूँगी गारंटी वारंटी कार्ड्स हैं, और जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कि आपने पेमेंट किस तरीके से किया। अगर आपने यूपीआई से किया है तो वो ट्रांजैक्शन स्लिप, हाँ ट्रांजैक्शन स्लिप्स होनी चाहिए आपकी। तो मोड ऑफ पेमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग कैश टू समबडी तो उसका क्या प्रूफ है जी। है ना। कई बार लोग कहते हैं कैश ले लो सब। आप ज्वेलरी लेने गए तो रूल तो ये कहता है कि एक सर्टेन अमाउंट के से ज़्यादा अगर है पैसा तो फिर आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ऑनलाइन। हाँ, लेकिन हाँ व्हाटसोएवर इट, जिसका प्रूफ हो उस ट्रांजैक्शन का। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, कैश पेमेंट कर देते हैं जी। है ना, तो फिर आपको भी लॉस है और गवर्नमेंट को भी लॉस है, पास भी कुछ और हाँ लेटर ऑन आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आपके पास कुछ एविडेंस नहीं बचेगा। बिल्कुल जी धन्यवाद। और अब आखिरी में मैं उस बात पर आना चाहूँगी जो हम कहते हैं जागो ग्राहक जागो, जो नारा आज तक चला आ रहा है। तो उस नारे को लेकर आज के युग में आप हमारे जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता, आज हमारे श्रोता जो उपभोक्ता बन चुके हैं, उस मंशा को रख के वो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो बिल्कुल उसी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन्हें, वो आप पहुंचाएं हमारे रेडियो 9 के माध्यम से। थैंक यू रेडियो 9। एंड जागो ग्राहक जागो आज भी वैलिड है, रेलेवेंट है। इसकी महत्व पे या इम्पोर्टेंस पे हम कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, लेकिन जागना किस प्रकार से है ये भी आपको समझना पड़ेगा जी। जब हम ये कहते हैं जागो ग्राहक जागो, तो पहले ये कहते थे भाई प्रोडक्ट ले रहे हो तो प्रॉपर चेक करो उसको, जी, सही है या नहीं, फंक्शनिंग है या नहीं है। आज जागो ग्राहक जागो का अर्थ थोड़ा और ज़्यादा हो गया है। जैसे जागो ग्राहक जागो से मैं कहूँगी कि OTP आपके फ़ोन पे आता है, जी। तो आपको OTP किसके साथ शेयर करना है? कोई भी मांगेगा तो OTP दे दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा कि OTP कौन मांग रहा है, जी, है ना। OTP शेयरिंग बहुत केयरफुली कीजिए। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो भी आप अलर्ट रहिए। जी, जागना तो पड़ेगा। बिल्कुल। आपने प्रोडक्ट ले लिया, पेमेंट कर दिया, प्रोडक्ट आपके घर डिलीवर हो गया, और आपने कुछ टाइम तक अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं तो आपने कोई कंप्लेंट ही नहीं किया, और फिर 15-20 दिन 25 दिन बाद यूज़ करने के बाद कहो कि नहीं ख़राब चीज़ आ गई, जी, हाँ, तो वो फिर किसकी फॉल्ट है? फॉल्ट आप ही की है। आपको उस अपने आप को भी जागरूक रखना ज़रूरी है, अपने आप को एक्टिव रखना ज़रूरी है अपने सामान को लेकर। अब इसी तरीके से मैं लास्ट पॉइंट आई वुड से कि कई बार हम अपने सेल फोन्स के अंदर सब्सक्रिप्शंस लेते हैं चीज़ों के। जी, तो जब आप कोई सब्सक्रिप्शंस लेते हैं और आप उनका ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर या सब्सक्रिप्शन लेने के बाद वो सर्विस आपको नहीं मिल रही है, जी, और बार बार आपको कहा जा रहा है कि अब इसको अपडेट करो, है ना, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। जी, हम ये सोचते हैं ठीक है 200 रुपये का सब्सक्रिप्शन लिया था, 2 दिन ठीक चल गया, 4 दिन नहीं चला, तो आप सोचते हो कि ठीक है नेटवर्क इशू है, व्हाट्सओएवर इट में भी, है ना। तो यहाँ पे आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो जागो ग्राहक जागो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जागरूक रहिए अपने अधिकारों के प्रति, जागरूक रहिए स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। किसी को भी ये स्वतंत्रता आप ना दें कि वो गलत कार्य करे जिससे आपको भी नुकसान हो, राष्ट्र को भी नुकसान हो। व्यापार कीजिए, व्यापारियों के हित में हम हैं, व्यापारी सुरक्षित व्यापार करें, अपना मुनाफा कमाएं, लेकिन राष्ट्र को नुकसान पहुंचे ऐसा कोई कार्य ना करें, ग्राहक को नुकसान पहुंचे ऐसा कोई कार्य ना करें। हम आपकी सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद मैम। और आज के इस खास कार्यक्रम में इतनी जानकारियाँ निकल के आई सामने कि आज अगर जो भी इसको सुनेगा शुरू से आखिरी तक काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा और खुद को जागरूक करने की हिम्मत भी आएगी। क्योंकि क्या होता है कि जो ग्राहक बन जाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि समय की कमी के कारण या इन सब चीज़ों में ना पड़ने के कारण ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो तो वो रहने देता है, लेकिन कम भी नुकसान है। अपने हक के लिए और अपनों के लिए हक के लिए बात करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आज आपने एक कदम उठाया है तो उसका फ़ायदा जो और दूसरे लोग हैं उन सब तक भी पहुंचेगा। और सरकार आपके साथ है और हम रेडियो 89.6 FM की पूरी यही कोशिश रहती है कि आपको उन लोगों से मिलाए जो आपके हित की बातें करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस खास जानकारी के लिए और महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। प्लेजर। थैंक यू सो मच।